तो आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के सबसे मशहूर और बाज़ोक सियासतदान शेख रशीद अहमद की, जो 6 नवंबर 1950 को रावलपिंडी में एक मतवसत घराने में पैदा हुए। वो कुल 12 बहन भाई हैं। एक इंटरव्यू में शेख रशीद का कहना था कि उनके अपने वालिद की निस्बत अपनी वालदा से ज़्यादा अटैचमेंट थी। सियासत के मैदान में तालिब इल्मी के ज़माने ही में कदम रख दिया था। 60 की दहाई में जब सदर अयूब के खिलाफ अवामी तहरीक शुरू हुई तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फिर जब गवर्नमेंट गॉर्डन कॉलेज में दाखिला लिया तो कॉलेज की तलबा यूनियन के सदर मुंतखब हुए। 1992 में एमए सियासत करने के बाद तहरीक इस्तक़लाल में शमूलियत अख्तियार, लेकिन जल्द ही इससे अलहदा हो गए। 1984 में बल्दियाती कौंसिल के रुकन मुंतखब हुए। 1985 के जमाती इंतखाबात में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। मोहम्मद खान जुनेजो के अहद में आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सबसे फाल रुकन थे, जिसके सरबराह फ़खर इमाम थे। 1988 के आम इंतखाबात में अपनी शोला बयानी और परजोर अवामी खिताबात के बल पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जनरल टिक्का खान को शिकस्त देकर कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 1990 से 1993 और फिर 1997 के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। मोहम्मद नवाज शरीफ के पहले दौर में शेख रशीद को पहले मुशीर इत्तलात व नशरियात, फिर वज़ारित सनतो हरफत माँ अज़ाफ़ी चार सियाहत व सकाफ़त मुकर्रर किया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने असम्बली और असम्बली से बाहर इनकी बुलंदोबांग तनकीद को रोकने के लिए इनके लाल हवेली में एक अदद कलाशनकोफ रखने के जुर्म में जेल भेज दिया। चंद माह की कानूनी कार्रवाई के बाद रिहाई पाई। 1997 के इलेक्शन में कामयाब होकर मियां नवाज शरीफ की काबीना में बतौर वज़ीर शामिल हुए। 2002 में परवेज़ मुशर्रफ की छतरी तले होने वाले इंतखाबात में आज़ाद हंसी से कामयाब हुए। बाद में मुस्लिम लीग काफ़ी में शमूलियत अख्तियार कर ली। फिर वज़ीर इत्तलात और फिर वज़ीर रेलवे बने। परवेज़ मुशर्रफ के मदाहों में इनका शुमार होता था। सन 2008 के इंतखाबात में जना मखदूम जवेद हाशमी के हाथों शर्मनाक शिकस्त खाई, जिसके बाद मुस्लिम लीग काफ से अलहदा होकर अवामी मुस्लिम लीग नाम की एक नई जमात की बुनियाद डाली, जिसका इंतखाबी निशान कलम दुआत था। 2010 में सियासत में एक दफ़ा फिर सरगर्म हुए और फिर से पिंडी के हल्के से ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया, मगर 24 फरवरी को होने वाले इन इंतखाबात में एक बार फिर मुस्लिम लीग नून के शकील अवान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। इनकी वजह शोहरत, इनका अवामी अंदाज, स्कैंडल्स, लाल हली और सियासी पेशन गोइयाँ शामिल हैं। 2008 में इंतखाबी शिकस्त के बाद शेख रशीद ने निजी बाइदनमा रूद बरूम पर कसरत से आकर हुकूमती बदनवानियों की निशानदेही करना शुरू कर दी। 2013 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की हमायत से अपनी जमात अवामी मुस्लिम लीग से लड़ा और कलम दुआत के निशान पर हल्का NA 55 की नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। 18 के इंतखाबात में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत पर रावलपिंडी से MNA बने और उनका एक भतीजा राशिद शफीक भी रावलपिंडी से PTI के टिकट पर MNA बना। फिर इस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान की जानब से इनको रेलवे वज़ीर का ओहदा सौंपा गया। 11 नवंबर 2020 को वज़ीर रेलवे से हटाकर वज़ीर दाखिला का कलमदान सौंप दिया गया। अब इस वक्त वो रियासत के ज़ेरे ताब हैं, यानी गिरफ्तार हैं। अब आते हैं शेख रशीद की लाल हवेली की तरफ। शेख रशीद जब हुकूमत में नहीं होते तो लाल हवेली की मलकियत का केस हमेशा खबरों में रहता है, और जब वो हुकूमत में होते हैं तो ये केस कहीं दफन हो जाता है। लाल हवेली से जुड़ी बैरिस्टर धनराज सहगल और एक मुसलमान रकासा बुद्धा बाई की दास्तान मोहब्बत पहली बार शेख रशीद अपनी किताब फर्जंद पाकिस्तान में मंजर आम पर लाए थे, लेकिन इसके कई गोशे छुपे हुए हैं। बिलखुसूस ये बैरिस्टर धनराज सहगल कौन थे? अगर दोनों की मोहब्बत इतनी ही लाजवाल थी तो बुद्धा बाई उनके साथ हिंदुस्तान क्यों नहीं गई? बैरिस्टर धनराज सहगल जैसा मरूफ आदमी हिंदुस्तान में जाकर तारीख के सफ़ात से क्यों गुम? बुद्धा बाई गई किधर? उन्हें ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया? ऐसे बहुत से सवालात के जवाब की खोज एक अरसे से जारी रही। जब तक इन सवालात के जवाबात नहीं मिल जाते कहानी मुकम्मल नहीं होती। शेख रशीद की बयान की गई कहानी क्या कहती है? सबसे पहले आते हैं शेख रशीद अहमद की बयान की हुई कहानी की तरफ, जिसके मुताबिक बैरिस्टर धनराज सहगल जेलम से ताल्लुक़ रखने वाले एक अमीर फर्द कृपा राम सहगल के चश्मो चिराग थे। बैरिस्टर धनराज सहगल सियालकोट में एक शादी में शिरकत के लिए गए। वहाँ एक मुसलमान रकासा बुद्धा बाई की जुल्फों के असीर हो गए। दोनों में अहदोपमा हुए। बैरिस्टर धनराज बुद्धा बाई को लेकर रावलपिंडी आ गए, जहाँ बोर्ड बाजार में उन्होंने बुद्धा बाई की मोहब्बत में ये खूबसूरत हवेली बनाई जो सहगल हवेली के नाम से जानी जाने लगी। धनराज ने इस हवेली की तमीर में कश्मीरी तर्ज तमीर को मुकद्दम रखा। शायद इसकी वजह यह थी कि नए जोड़े को श्रीनगर बहुत पसंद था और हनीमून भी उन्होंने वहीं मनाया था। धनराज ने बुद्धा बाई के लिए एक मस्जिद और अपने लिए एक मंदिर भी साथ ही बनवाया था, जो आज भी मौजूद है। सफर के लिए उनके पास 1938 मॉडल की आस्टन कार मौजूद थी, जिसके रिम लकड़ी के थे।
इस कार पर धनराज और बुद्धा भाई मरी और कश्मीर की सैर को जाया करते थे, लेकिन फिर तकसीम के दौरान शहर में होने वाली कत्लो गारत और दंगों की वजह से धनराज हिंदुस्तान चले गए और बुद्धा भाई यहीं रह गईं। चूँकि दोनों की शादी कानूनी नहीं थी, इसलिए तकसीम के बाद जब हवेली का केस चला तो जज ने बुद्धा भाई से कहा उन्हें खुद को हिंदू डिक्लेयर करना होगा या धनराज का मुसलमान होना साबित करना होगा, तभी हवेली उनकी मलकियत हो सकती है। लेकिन उस वक्त बुद्धा भाई ने किसी लालच और तम्बाकू खातर में लाए बगैर कहा हम हर एक शय में बराबर के हिस्सेदार थे सिवाय मजहब के। इस वजह से जज ने हवेली वक्फ मतरूका अमलाक को दे दी और कहा जब तक बुद्धा भाई यहाँ रहना चाहें उनके लिए हवेली के 3 कमरे मुख्तस कर दिए गए। आसपास के लोगों में मशहूर हो गया था कि बुद्धा भाई के पास बहुत मालो दौलत है जो उन्होंने हवेली में छुपा रखा है। बुद्धा भाई ने भी इसी खौफ से अपने लिए अपने साथ अपने भाई को रखा हुआ था, लेकिन एक रोज़ रात को उनके भाई को भी कोई कत्ल कर गया। कत्ल के चंद रोज़ बाद बुद्धा भाई भी हवेली से कहीं चली गईं, जिसके बाद कुछ पता नहीं मास हुआ इसके कि एक रोज़ कश्मीर से एक अफसर हवेली देखने आया और बताया कि बुद्धा भाई उनकी माँ थी। शेख रशीद के बकौल हम उससे मज़ीद जानना चाहते थे, लेकिन वो गायब हो गया। शेख रशीद ने लाल हवेली एक कश्मीरी ख़ानदान से 5.5 लाख रुपए में ख़रीद कर इसे अपना अवामी मरकज़ बनाया। लाल हवेली से उन्हें बेपनाह मोहब्बत है, हो भी क्यों ना कि लाल हवेली ने शेख रशीद को एक नई पहचान अदा की है। कमोबेश 40 साल से वो इस शहर के अहम सियासी मरकज़ में से एक है।